हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलकर जुगनू बनकर जंगल में चली जाती है। जब चांद रूठकर कहीं चला जाएगा और सूरज को लंबा ग्रहण लगेगा, तब लौट आएंगे सारे जुगनू और अंधेरों से डरने वालों को हौसला देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की। युवा कवि गीत चतुर्वेदी ने अपने शब्दों के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है कि जब अंधेरा घना हो जाता है तो साहित्य के यही शब्द उजाला बनकर हमें राह दिखाते हैं, अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। और उसी मंजिल का एक सुंदर पड़ाव है साहित्य की। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस सप्ताह साहित्य की में आपके लिए। आज जीवन यात्रा में मिलेंगे साहित्यकार और उपनिषद वेत्ता कविता कुमार उर्फ इला कुमार जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब स्वराजस्य मंत्रदाता तिलक, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका नई दिल्ली के पुस्तकालय। न उसके पास कलम थी न स्याही, फिर भी वो लिखती रही सुंदर कहानियां, हवा के पन्नों पर, समुद्र की लहरों पर, किरणों के आंचल पर। साहित्यिकी में अक्सर हम आपको महिला साहित्यकारों से मिलवाते हैं, लेकिन आज की जो साहित्यकार हैं वे न केवल बेहद सुंदर कवि हैं, बल्कि उन्होंने उपनिषदों में छिपे ज्ञान को सहज और सरल भाषा में अपने पाठकों तक पहुंचाया है। आइए जीवन यात्रा में मिलते हैं उपनिषद वेत्ता, साहित्यकार और बेहद सुंदर कवि कविता कुमार उर्फ इला कुमार जी से। देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। आज जो साहित्यकार, जो लेखक, जो कवि हमारे पास बैठी हैं, वो प्रकृति से, प्रकृति की भाषा में ही बात करती हैं। यही नहीं, उन्होंने उपनिषदों के बीच छिपे ज्ञान को सहज और सरल बनाकर अपने पाठकों तक पहुंचाया है। आज जीवन यात्रा में हमारे साथ है बेहद सुंदर कवि, वरिष्ठ साहित्यकार, उपनिषद वेत्ता और विचारक इला कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। धन्यवाद। इला कुमार जी, आपका जो महत्वपूर्ण काम है, आपने उपनिषद में छिपी जो कहानियां हैं, जो ज्ञान है, वो पाठकों तक सहज सरल भाषा में पहुंचाया। जानना चाहेंगे आपसे कि उस तरफ, उस दिशा में आप कब मुड़ी, उपनिषद आपको खोजने चाहिए कब महसूस हुआ? इसके बारे में अगर मुझे पीछे जाकर टटोलना पड़े तो इन चीज़ों के प्रति, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति मेरी रुचि बहुत पहले से थी। कहना चाहिए कि 12th में भी विवेकानंद को मैंने पढ़ा था, उनकी कुछ पुस्तकों के, कुछ घर का वातावरण भी ऐसा था। लेकिन 1979 के बाद मेरी कुछ इसमें ज़्यादा रुचि हुई वेदांत में, जब मैं अपने गुरु दादा से मिली। उनको हम दादा कहते थे, तरित कुमार घोष को। कलकत्ते प्रवास के बीच उनसे भेंट हुई और फिर हम आश्रम गए, न्यांगटा बाबा के आश्रम। उसके बाद वेदांत में पहले मैंने अष्टावक्र संहिता पढ़ा, फिर अवधूत गीता पढ़ा, उसके बाद मैंने ब्रह्मसूत्र पढ़ने की कोशिश की। तो ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है वेदांत की, उसमें एक मुश्किल है कि अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो आपको ब्रह्मसूत्र नहीं समझ में आएगा। हर समय उसका रेफरेंस है। तो मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू किया और तब तक 90 का दशक आ गया था। तो मैंने पहली बार छांदोग्य उपनिषद को पूरी गहराई में पढ़ा। फिर उसके बाद तो ये ऐसा है कि एक सकारात्मक ब्लैक होल है ये, कि एक बार इसमें आप चले जाइए तो मैं उससे बाहर तो नहीं आ पाई। अभी भी मैं उपनिषदों के साथ हूँ। उपनिषद पर 4 किताबें पब्लिश हैं और 5वीं किताब पर मैं काम कर रही हूँ जी। तो उपनिषद तो बस हर समय उपनिषद मेरे साथ ही है। बिल्कुल। आपने ब्लैक होल की बात कही, योग वशिष्ठ को आपने खूब गहरे उतर कर पढ़ा। हम जब पुराणों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, एक आम पाठक के लिए उसमें जो वैज्ञानिक संदर्भ हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, पृथ्वी से जुड़े हुए, ब्रह्मांड से जुड़े हुए,
आपने क्या पाया और आप क्यों कहती हैं, बार बार सभी से कहती हैं कि पढ़ना चाहिए? योग वासिष्ठ ऐसा है कि वो बहुत ही बड़ी पुस्तक है, उसके लिए शायद ये पूरे सेशन में मैं केवल उस पर ही बोलती रहूं तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जी जी। तो मैं बहुत थोड़े में बताती हूँ कि वो है तो आत्मविद्या की किताब, उसमें केवल आत्मविद्या है, वशिष्ठ और राम का संवाद है वो, लेकिन उसमें उसके प्रीफेस में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो योग वासिष्ठ में नहीं है वो संस्कार में कहीं नहीं है। वो ऐसी पुस्तक है लगभग 32,000 श्लोकों वाली, लेकिन उसमें ब्लैक होल का भी वर्णन है कि लीलोपाख्यान में लीला जब जाती हैं ब्रह्मांड कपाल के बाहर और दूसरे लोक में जाती हैं, मतलब वर्तमान से भविष्य में जाती हैं। फिर जो पृथ्वी के उद्भव की बात है वो है इसमें काकभूषुंड वाले चैप्टर में है कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। तो एक बहुत बड़ी पुस्तक है वो, उसको पढ़ना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उस पर अगर सही प्रश्न आए तो उसके बहुत जवाब हैं। जी जी, अभी इतने छोटे में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। हाँ। ये तो रही उपनिषदों की बात। अब आपकी कविताओं की तरफ बढ़ते हैं। उनमें भी एक दर्शन है, प्रकृति की उजास है और प्रकृति को एक नए सिरे से खोजने की एक ललक है। हम उनकी बात तो करेंगे, लेकिन आपकी कविता है दिव्य खेल। जी, क्यों ना वो कविता पहले सुन ली जाए। वो कविता मुझे भी पसंद है और वो कविता जंगल में ही लिखी गई थी। बिलासपुर के पास है एक जंगल, अचानक मार। जी, तो उसके अंदर हम लोग जाते थे और बहुत दूर तक पैदल चलते थे। सवाल मेरा यही था जी कि जंगलों में खूब घूमी हैं आप जी। या जो आपकी कविताओं में नज़र आता है, तो क्या प्रकृति के मौन को आपने कब समझा? ये जवाब थोड़ा मुश्किल है, कब समझा इसको तो बैठ के ध्यान में बैठ के याद करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जंगलों में बहुत बार घूमी हूँ, अचानक मार के जंगलों में और बाकी जंगलों में भी। अभी ट्रैकिंग में भी गए तो हम मुंशियारी से आगे गए खलिया टॉप, तो इसलिए जंगलों में तो बहुत बार बहुत अकेले चलना पड़ा है ट्रैकिंग में सबको लेके। तो उसका मौन तो अलग मौन है और उसको शब्द नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कविता भी आपके लिए पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है, जैसा आपने कहा, दिव्य खेल। जंगल के बीच, जंगल के बीच आप अकेले बढ़ रहे होते हैं। जंगल के बीच आप अकेले बढ़ रहे होते हैं। सामने साल के पेड़ों के पीछे से सूर्य कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से झांक झांक कर आपको देखता है। जंगल का अनगढ़ सॉन्ग कभी इस तने के पीछे से कभी उस तने के पीछे से कौंधता हुआ खेल या आगे बढ़ता है। खेल या आगे बढ़ता है, आप जंगल में चलते रहते हैं। बीच जंगल में सघन निस्तब्धता के बीच कहीं कोई चिड़िया कुहुक पड़ती है। बोलती है वह मीठी टनकदार बोली। जंगल के बीच आप अकेले बढ़ रहे होते हैं। साल वृक्षों के पीछे से झांकते सूर्य के संग अनजाने ही खेल में सम्मिलित, दिव्य खेल में, अचानक ही खेल में सम्मिलित दिव्य खेल में। संपूर्ण पृथ्वी का जागृत देवता क्षणांश में रश्मियों भरी बाहें योजनों दूर से फैलाकर आपको छू लेता है। अगले ही पल लुक छिप जाता है साल के तने और फुनगियों के पीछे। आप उसे ढूंढते हैं। जंगल में अकेले बढ़ते हुए आप खेल में शामिल हैं। तमाम जानवर अपनी तयशुदा जगहों पर चुप निहारते खड़े इस खेल को। दीमक अपनी 4 फुटी बाम्बी के बीच सहरते हुए। शेर टीले पर बने मांद में अधलेटे बैठे। चीतल शाखित प्रशाखित सींगों को उठाए खड़े इस दिव्य खोल को अस्थि मज्जा के अंदर स्थित तह पर महसूसते हुए। इस खेल को गढ़ने वाले नियम एकदम अनजाने से हैं। इस खेल को गढ़ने वाले नियम एकदम अनजाने से हैं, फिर भी हम सब खेलते हैं यह खेल। जहाँ कोई अकेला हुआ, नितांत एकांत के बीच पूर्णतः एकाकी, अपने पगों से बढ़ा जंगल की मुड़ी तुड़ी पगडंडियों के बीच, आकाश छूते वृक्षों के नीचे स्वयं पथ बनाता हुआ खेल उसे शामिल कर लेता है। अनिर्णित नियमों के बीच
जंगल का एकांत का कौतुक जाग उठता है, देवता का कौतुक भी जाग उठता है। हम सब अकेलेपन के बीच खेलते हैं कुछ खेल। हमारी उम्र 48 साल और कंधों पर गहराता हुआ अकेलापन। हम सभी यह खेल पसंद करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही इसमें प्रकृति के साथ आपकी जो एक बातचीत है उसको समझने की जो कोशिश है वो बहुत सुंदर तरीके से हम तक पहुंची। क्या बचपन भी ऐसा ही बीता है प्रकृति के बीच? बचपन को कैसे याद करती हैं? मैं जब अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारा एकांत और अकेलापन नज़र आता है। खूब बड़ा सा घर था पिता का। मुज़फ़्फ़रपुर में मेरा जन्म हुआ। मुज़फ़्फ़रपुर का जुड़न छपरा मोहल्ला, उसमें खूब बड़ा सा घर था, 3 छतों और 2 आंगन वाला। और घर तो बहुत भरा पूरा था, लेकिन भाई बहन सभी बहुत बड़े थे। तो मेरे साथ कोई नहीं था, मतलब कोई भाई बहन, मुझसे बड़ा भाई भी मुझसे 5-6 साल बड़ा था, तो उसका भी साथ नहीं था मुझे। मतलब वो अलग बड़ा था, मैं अलग, हमारे कमरे भी अलग थे। तो मैं जैसे दोपहर में सभी सो जाते थे तो मैं बागीचे में घूमती रहती थी। बागीचे में सभी पेड़ों के फलों के पेड़ थे, पुष्पों की क्यारियाँ थी, तो मैं उनके साथ बहुत समय बिताती थी। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो छत पर स्कूल से आने के बाद छत पर जाती थी, वहाँ घूमती रहती थी। खूब बड़ा सा छत था और कोई किताब बैठ के पढ़ती थी। किताबों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध रहा। वही मेरे साथी थे। मुझे याद है आज भी आपके साथी हैं? हाँ, आज भी वो साथ है। मुझे याद है कि मैं 9-10 साल की थी, उसके पहले मैं माँ को छोड़ के कहीं गई नहीं थी, लेकिन रूसी लोक कथाएँ पढ़ने में चली गई थी दूसरे शहर भाभी के साथ। उनके मायके चली गई थी, वहाँ वो पुस्तक थी। तो उतनी उम्र में मैंने वो तीनों वॉल्यूम 1 सप्ताह के भीतर पढ़ लिया था। तो किताबें मेरे साथ हमेशा रही हैं। और उन भाषाओं से लगाव आपका बाद में भी जारी रहा। आपने अनुवाद किए, रिल्के जैसे महान कवि की कविताओं का आपने अनुवाद किया, और चीनी कबीर कहे जाने वाले लाओ त्से की आपने जो कविताएं हैं और उनकी सूक्तियों का अनुवाद किया। वो अनुभव आपका कैसा रहा? एक और सवाल है, जब अनुवाद करती हैं किसी विदेशी भाषा का, इसी से जुड़ा हुआ, क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? मैंने तो दोनों अनुवाद अंग्रेजी से किए। मैंने मूल जर्मन या चीनी से नहीं किया है। तो जो अनुवाद मैंने किए, ऑफ कोर्स बहुत अंग्रेज़ी आपकी बहुत अच्छी आनी चाहिए, लेकिन अगर भावानुवाद करना है तो आपके पास कविता की समझ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी शब्दों के जानकार हो, तो वो कभी कभी केवल शब्दानुवाद हो जाता है। तो मैं अनुवाद करती थी, रिल्के की कविताओं को मैंने पढ़ा, उसके साथ बहुत दूर गई और जिसको कहते हैं बहुत सुख का अनुभव किया। तो मुझे लगा कि ये सभी अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं भारत में, तो मेरे मन में ये था कि जो लोग नहीं जानते अंग्रेज़ी, उनको भी इन कविताओं का रसास्वादन मिले। इसलिए मैंने अनुवाद करना शुरू किया। मेरे पास ना तो किसी पब्लिशर का ऑफ़र था कि आप अनुवाद कीजिए, ना किसी मैगज़ीन की तरफ से ऑफ़र था, लेकिन मैंने खुद से अनुवाद शुरू कर दिया और इसको मैंने अनुवाद किया। पहले ये तनाव में छपा, फिर इसकी पुस्तक संवाद से आई, फिर अब इसका दूसरा एडिशन आया है पिछले वर्ष जी। तो अनुवाद करते समय शब्दों पर हम अटकते हैं कई बार। तो शब्द मैंने मुझे घर में बहुत हेल्प मिली मेरे पति से, मेरे लड़कियों से, कि उन लोगों से पूछना पड़ता था, क्योंकि मैं पेपर पर से नज़र नहीं उठाना चाहती थी। तो उन लोगों से पूछती थी तो वो मुझे शब्द का मतलब बता देते थे। इस तरह से मेरी अनुवाद यात्रा थोड़ी सहज हुई। साहित्य में बात हो रही है शब्दों की, किताबों की, और किताबों के बारे में महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति के घर में भले ही हीरे मोती सोना चांदी ना हो, बल्कि 5 अच्छी किताबें हों, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। किताबें यूं ही नहीं हमें आज और कल से जोड़ती, बल्कि वो हर दौर के किरदारों से हमें रूबरू करवाती हैं, उस दौर में हमें ले जाती हैं जहां जाना हमारे लिए संभव नहीं होता। और आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसी ही किताब आपके सामने आ रही है जो आज़ादी के दौर में आपको लेकर जाएगी। स्वराजस्य मंत्रदाता तिलक, बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर रोशनी तो डालती ही है, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की कुछ खास बातें भी आपको बताती है।
और क्या विशेषताएं हैं इस पुस्तक की, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी पुस्तक चर्चा में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, संपादक और पत्रकार विष्णुचंद्र शर्मा ने एक पुस्तक लिखी, स्वराज्य के मंत्रदाता तिलक। प्रकाशन विभाग से प्रकाशित यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। संस्कृत में इसका अनुवाद स्वराज्यस्य मंत्रदाता तिलकः शीर्षक से मनोरमा ने किया है। यह पुस्तक बताती है कि 13 अध्यायों में तिलक के जीवन का संघर्ष कैसा था, उनका बाल्यकाल कैसा था, मित्रों से उनका मतभेद हुआ तो उन्होंने कैसे अपनी राह बदली, और फिर शिक्षक और पत्रकार और संपादक के रूप में उनका कैसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व उभर कर आया। इस पुस्तक में बताया गया है कि गणपति और शिवाजी उत्सव को किस तरह से लोक चेतना के लिए तिलक ने अपने क्रांतिकारी कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अनेक क्रांतिकारी कार्यों में सक्रिय हिस्सेदारी की, अनेक बार जेल गए और एक तरह से वो एक ऐसे मंत्रदाता बने जिन्होंने आधुनिक भारत में पहली बार स्वराज्य का मंत्र फूंक दिया। मराठी और अंग्रेज़ी में निकाले गए उनके पत्रों ने इस तरह से क्रांति की कि मराठा और केसरी को आज भी भुलाना नामुमकिन है। रत्नगिरी के मराठी हिंदू परिवार में 23 जुलाई 1852 को जन्मे गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि सारी जनता ने उन्हें अपना मान्य नेता के रूप में स्वीकार किया था। स्कूल में मतभेद हुआ कानूनी पढ़ाई करते हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़कर पत्रकारिता का जीवन अपना लिया और पत्रकारिता की ऐसी राह चुनी कि देश में क्रांति की ज्वाला को धधकाने में उनका शब्दों के द्वारा एक महायज्ञ जैसा योगदान देश के लिए हुआ। युवाओं को शिक्षा, डेक्कन स्कूल और फर्गुसन कॉलेज जैसे संस्थाओं की स्थापना करने वाले इस राष्ट्रवादी नेता ने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार पूरे भारत में इस तरह से किया कि देश के युवा उनके विचारों से प्रभावित होकर क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। 1890 में इनका असल राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ और आज़ादी के लिए जन आंदोलनों की शुरुआत इन्होंने की। लोकमान्य नए विचारों के वाहक थे और उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह मंत्र प्रत्येक भारतीय का मंत्र बन गया और उस ज़माने में बाल, पाल और लाल की पहली ऐसी राष्ट्रीय तिकड़ी बनी जिसने देश को अलग अलग भागों में क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आलोचनात्मक लेखों के कारण इन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई बार जेल में बंद किया, इनके अखबारों की ज़मानत जब्त की गई और सबसे बड़ा योगदान इनका ये था कि ये गरम दल के संचालक बने। एन.ए. बेसेंट की मदद से इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और आयरलैंड के स्वतंत्रता के अनुभवों से सीख ली। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले ये पहले भारतीय नेता थे। गांधी इनसे इतने प्रभावित थे कि वह कहते थे कि आधुनिक भारत के असल निर्माता बाल गंगाधर तिलक हैं। इस पुस्तक को आप आज इसलिए अवश्य पढ़ें कि ये जान सकें कि हमारे देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोगों ने कैसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दरकिनार कर देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कभी फूल बन महकता हूँ, कभी चश्म बन झड़ता हूँ, एक किताब को पढ़ मैं 100 किरदार अदा करता हूँ।
अगर किताब कोई कलाकार या अदाकार है तो उनका सुंदर रंगमंच है पुस्तकालय, जहां हर सप्ताह किताबों की दुनिया में हम आपको लिए चलते हैं। और आज किताबों की दुनिया में आपको लिए जा रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के पुस्तकालय। यहाँ बात की हमने यहाँ की प्रोफेसर ऑफ लॉ और रजिस्ट्रार डॉक्टर रूही कौल और यहाँ की पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर प्रिया राय से। National Law University is one of the leading law universities of the country. For the last 7 years, we have consistently been able to rank second in the NIRF ranking, which is a government ranking. And the vision of the university is to make the legal education as justice education in order to bring change, social, political and economic. We wish to hone the skills of our students to become change agent and to create a legal system which upholds the marginalized, and so that the legal system doesn't become the tool for oppression. The students of the National Law University are critical thinkers, and we take pains to inculcate practical skills in them through various initiatives like moot court activities, clinical programs, legal aid activities, pro bono club, and we have also started a new initiative known as Abhyasa, in which we invite the leading practitioners to help the student in honing their practical skills. The National Law University is involved in various cutting edge research areas which has a wide range, right starting from in helping the government in enacting the 3 criminal laws which have now come into shape. We have been advocating, we have been working in the area of data privacy. We are preparing country report for UNDP for data protection as well as disability laws. And there are a number of various areas in which the 23 research centers of the university are involved in research and publication work. The National Law University Delhi Library is indispensable partner of the university. The name of the university is after Justice T.P.S. Chawla, who was the former Chief Justice of Delhi High Court. The library has state-of-art collection. हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में आती है। स्पेशल लाइब्रेरी इसलिए कि जो हमारी यूज़र्स की नीड है वो स्पेसिफिक नीड है। हम लॉ और लीगल रिसर्च कम्युनिटी को कैटर करते हैं, इसीलिए हम स्पेशल लाइब्रेरी में आते हैं। कि लीगल रिसर्च को कैटर करने के लिए देयर आर 5 बेसिक पिलर्स। फर्स्ट इज केस लॉ, सेकंड इज लेजिस्लेशन, थर्ड इज लॉ रिफॉर्म रिपोर्ट्स, फोर्थ इज आर्टिकल्स और द कमेंट्रीज, एंड फिफ्थ इज अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ। तो लाइब्रेरी को हमने कलेक्शन डेवलपमेंट को उसी हिसाब से बनाया है कि हमारे सारे पिलर्स, हमारी सारी लीगल इंफॉर्मेशन जो है उसमें हमारी पूरी हो। लाइब्रेरी के पास मोर देन 50,000 बुक्स हैं इन प्रिंट फॉर्म, whereas more than 150 law journals and other scholarships we are subscribing. One of the notable thing of the law library of National Law University Delhi is a very good collection of case laws which covers Indian case laws like SSC, AIR, which gives the information related to Supreme Court, High Court judgments. Also the international law reports like Dominion law reports. We have a very good international collections in terms of more than 51 subject areas of law. So we try to accommodate all the subjects which are there in print format. Other than that, library collection is very rich in terms of digital counterpart. If we'll talk about, university provides huge amounts to the library for the subscription of databases in terms of national and international collections, for accessing international countries information. इंडिया तो है ही है, इसके अलावा US, UK, जर्मनी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज सबके कलेक्शन के लिए 21 डेटाबेसेस हम सब्सक्राइब करते हैं ईयरली। इसके अलावा लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग
की एक्सेस के लिए हमने एडजर सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जिससे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, मोर देन 1000 न्यूज़पेपर्स इट प्रोवाइड्स। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की लाइब्रेरी फुल ही कंप्यूटराइज्ड है। इन टर्म्स ऑफ विल टॉक अबाउट द इशू रिटर्न, वी हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोहा फॉर इशू रिटर्न, वी हैव अ स्पेशल कियोस्क for self issue and self return. In case library closed, somebody wanted to return the book, then we have RFID enabled drop box. Other than that, the library also has the new technology, all embedded technology, RFID technology we have implemented in the library for tracking of our documents and for theft controlling. So if we talk about in terms of, we have fully Wi-Fi, fully air conditioned library for the needs of the student. Other than that, we provide a lot of services like case law alert services, judgment alert services. We have a special newspaper clipping sections where we provide the legal news to the students in terms of digital and print format. हमारा एक digital repositories we have created in the name of विधि ज्ञान संग्रह. विधि ज्ञान संग्रह एक repository है जिसमें सारी information in one platform is available. Other than that, we have a special newspaper clipping sections within the विधि ज्ञान संग्रह. तो इस तरह से अगर हम बात करें, हमने एक स्पेशल कॉर्नर बनाया है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए. वी आर मेंबर ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, सुगम पुस्तकालय के हम मेंबर हैं. असिस्टिव टूल्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जिनको कुछ पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है. तो अगर हम इफ़ विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शंस, लाइब्रेरी डेवलपमेंट, the NLU library provides huge array of information. We have all means of research ethics and publications. Like for ethical consideration, we do a lot of provide lot of information like SPSS softwares and many other things. So in the last, I would like to say that NLU Delhi Library is one of the rich library in terms of collection development and in terms of services. और एंड आखिरी में आपको मैं एक बात कहूँगी, लाइब्रेरी कोई लग्जरी नहीं है. लाइब्रेरी इज़ नॉट अ लग्जरी नाउअडेज, इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ. कहानी से जो फुर्सत मिले तो किसी कली का नाम लेना, जो किताब का दामन छोड़ना तो कुदरत का हाथ थाम लेना. कुदरत, प्रकृति जो दुनिया की सबसे सुंदर किताब है. जब किताब नहीं पढ़ रहे हो तो आपको प्रकृति की किताब पढ़नी चाहिए. प्रकृति के साथ, किताबों के साथ, साहित्य के साथ, जीवन के साथ आपका ये साथ और मजबूत हो और सुंदर हो. उसी उम्मीद के साथ आज साहित्य की में आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि साहित्य की दुनिया के अनमोल मोती लेकर आते रहेंगे आपके सामने. फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार.